11th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। भाई पहले तो बात कर लेते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो आप लोगों को पता है भाई, जब कोई बॉडी रोटेट करती है या सर्कुलर पाथ में होती है तो कैसा मोशन होता है भाई, रोटेशनल मोशन होता है। अब बात करते हैं भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। तो देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट है, अब तक तो हम क्या अज्यूम करते थे कि वो ऑब्जेक्ट इतना स्मॉल है कि हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे। इस वजह से बेटा हमारा जो डेरिवेशंस था या हमारी जो कैलकुलेशन थी वो क्या हो जाती थी, इजी हो जाती थी। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसका बना होता है भाई, नंबर ऑफ एटम्स का बना होता है, और हर एक एटम पे इंडिविजुअली क्या लगती है भाई, फोर्स लगती है। तो बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर एक इंडिविजुअल एटम पे फोर्स को कैलकुलेट कर पाएं, या भाई उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएं, या इंडिविजुअल एटम की एनर्जी कैलकुलेट कर पाएं? भाई अगर ऐसा हम कर भी पाएंगे तब भी बेटा हमारी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि वो मीनिंगलेस होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाइड बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे एटम्स हैं इनको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये जो कर लेते हैं कि भाई ये इतना पोर्शन एक पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि बेटा एटम्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मोस्टली। तो उस केस में हमें जो कर लेते हैं कि हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ले लिया है और इसको हमने क्या ले लिया है, एक पार्टिकल ले लिया है, ठीक है। और भाई ऐसे ऐसे करके हम एन पार्टिकल ले लेते हैं इसके अंदर। अब इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बेटा, थोड़ी ईजी हो जाती है और हम इंडिविजुअल पे क्या कर पाते हैं, इसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाते हैं या इनका इफेक्ट हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अब भाई जब ये जितने n यानी जितने आप इसको डिवाइड करते चले जाओगे उतने ही ज़्यादा आपके जो dm है यानी मास है, जो चेंज इन मास है, जो स्मॉलर मास है वो क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं भाई इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की हेल्प से हम कैसे भाई मोशन को, फोर्स को, या अब तक जितना भी हमने मैकेनिक्स के अंदर फंडामेंटल पढ़ा है उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई पहले तो बात कर लेते हैं बेटा हम आज सिर्फ जो बॉडी है उनमें एक स्पेशल टाइप की बॉडी होती है रिज्ड बॉडी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिज्ड बॉडी। यानी आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल को किसके लिए एक्सप्लेन करने वाले हो, रिज्ड बॉडी के लिए। रिज्ड बॉडी कौन सी बॉडी होती है भाई, ये वो बॉडी होती है बेटा जिनके पास डेफिनेट साइज, डेफिनेट तो क्या हो भाई, साइज हो, और डेफिनेट शेप हो। डेफिनेट क्या हो बेटा, शेप हो, यानी इनका शेप और साइज चेंज नहीं होने चाहिए। क्या वाटर एक रिज्ड बॉडी है, नहीं भाई वाटर एक रिज्ड बॉडी नहीं है। इसके अलावा बेटा क्या ये पैन एक रिज्ड बॉडी है, भाई ये अप्रोक्सीमेटली रिज्ड बॉडी है। बेटा ये अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो हमें दिख नहीं रहा है इसकी शेप और इसका साइज चेंज होते हुए, लेकिन रियलिटी में अगर आप भाई बहुत ज़्यादा इसको लार्ज करके देखोगे या इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे करके देखोगे तो बेटा हो सकता है कि एटॉमिक लेवल पे इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा हो जब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। तो भाई परफेक्टली रिज्ड बॉडी तो भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हाँ वैसे जैसे भाई स्टोन हुआ, ये मार्कर हुआ, ये सारी क्या भाई अप्रोक्सीमेटली रिज्ड बॉडी है। तो भाई इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये रिज्ड बॉडी क्यों होती है, क्योंकि बेटा इनके जो एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है, इनके एटम्स के बीच, ये हम बोल सकते हैं भाई जो हम हमारे पार्टिकल्स जो एज्यूम करेंगे उनके बीच का जो क्या होता है भाई, स्पेस होता है वो चेंज नहीं होता, स्पेस डिडंट चेंज। इस वजह से क्या होती है भाई, रिज्ड बॉडी होती है। तो चलो भाई इन रिज्ड बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई ये जो रिज्ड बॉडी होती है मोस्टली बेटा तीन टाइप का मोशन एग्जिबिट करती है। कौन कौन सा, नंबर 1, ये आप इस पे काइंड ऑफ मोशन भी हेडिंग बना सकते हो, काइंड ऑफ मोशन फॉर रिज्ड बॉडी, फॉर रिज्ड बॉडी। तो भाई किसी भी रिज्ड बॉडी के अंदर आपके जो पार्टिकल्स है वो किस टाइप के मोशन में एग्जिबिट कर सकते हैं भाई। देखो फर्स्ट तो बात कर लेते हैं हम प्योर ट्रांसलेशन की। प्योर मीने भाई खाली उस टाइप का ही होगा, यानी यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी बॉडी के जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब भाई कैसे डिफाइन करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई रिज्ड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है, तो भाई एक कंडीशन ले लो कि
अगर ये रिज्ड बॉडी है हमारी, कोई ए हमारी रिज्ड बॉडी है, तो इसके अंदर जितने भी हमने पार्टिकल्स एज्यूम किए हैं वो सब के सब कैसे मोशन में होने चाहिए भाई, लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशन वाले मोशन में होने चाहिए। अब भाई जो आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है बेटा, वो भी दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा भाई? नंबर 1 रेक्टिलिनियर। नंबर 1 तो भाई रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब वो मोशन भाई जो आपका स्ट्रेट लाइन में हो। कैसी लाइन में हो भाई? स्ट्रेट लाइन में हो, यानी आपकी बॉडी मूव कर रही हो कैसी लाइन में भाई? स्ट्रेट लाइन में। तो किसका एग्जांपल हो जाता है भाई? प्योर ट्रांसलेशन मोशन का। अब यहाँ पे बॉडी ना हो के बॉडी के अंदर बेटा क्या है? पार्टिकल्स है। तो आपका अगर इंडिविजुअल पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो रिज्ड बॉडी जो इन पार्टिकल से बनी हुई है वो कैसे मोशन में है? प्योर ट्रांसलेशन में है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है भाई कर्वीलिनियर। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट किसी कर्व के पाथ में मूव करे, पाथ कैसा उसका? कर्व जैसा हो, यानी कि हो सकता है बेटा ये कुछ इस तरीके से आप साइड जा रहे हो सारे के सारे, तो एक इसका मोशन हो जाता है भाई कर्वीलिनियर का। और ये है किसमें भाई? प्योर ट्रांसलेशन मोशन के एग्जांपल है। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ए रिज्ड बॉडी इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल कवर ए स्ट्रेट लाइन और एन कर्व पाथ। सेकंड पे सेकंड कैसे हो सकता है भाई? प्योर रोटेशनल। प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन, यानी आपकी बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं वो किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल भाई ये आपकी अगर रिज्ड बॉडी है और ये इसके अंदर पार्टिकल्स है, इस बॉडी को भाई सेंटर के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करवा दो, रोटेट करवा दो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है ये सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं और मूव कर रहे हैं, यानी एक ऐसा पाथ कवर अप करेंगे भाई सर्कुलर। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ तो ये पार्टिकल कैसा पाथ कवर अप करेगा भाई? सर्कुलर। यानी कि भाई प्योर ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होता है जिसमें किसी भी रिज्ड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसा पाथ कवर अप करें? सर्कुलर पाथ कवर अप करें भाई। नेक्स्ट भाई थर्ड टाइप मोशन, कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो या फिर बेटा मिक्स्ड भी बोल सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इस टाइप का मोशन भाई कब होगा? सिंपल सा है भाई, कोई इंक्लाइन प्लेन ले लो और उससे किसी रिज्ड बॉडी को रोल अप करवा दो या रोल डाउन करवा दो भाई। तो इस केस में क्या होगा? जैसे जैसे आपकी रिज्ड बॉडी भाई रोल अप करेगी तो देखो ये जो इसके अंदर पार्टिकल हैं वो दो काम करेंगे। एक तो वो क्या करेंगे? रोटेट होंगे। नेक्स्ट ये जो रिज्ड बॉडी है आपकी ये मूव करेगी। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है भाई? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल का। यानी इस रिज्ड बॉडी के जो पार्टिकल है वो दो टाइप का मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। दैट्स व्हाई दिस रिज्ड बॉडी इज सेड टू बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई हम किसी रिज्ड बॉडी को देख के बता सकते हैं वो कैसे मोशन में है भाई, रोटेशनल में है, ट्रांसलेशन में है या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है। अब भाई बात कर लेते हैं इसके मोशन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो भाई एक्सप्लेन करने के लिए बेटा सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लेते हैं वो लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखो ये आपकी रिज्ड बॉडी थी, इसके अंदर n पार्टिकल्स थे। तो क्या आप भाई इन n पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है बेटा, कर तो लोगे लेकिन टाइम क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। उस सेंटर ऑफ मास की हेल्प से हमें क्या हेल्प मिलेगी बेटा? अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे भाई फर्स्ट पे F1 लग रही है, सेकंड पे F2, F3, F4, ऐसे n पार्टिकल तक Fn फोर्स लग रही है, तो आपको Fn इंडिविजुअल पे कैलकुलेट ना करनी पड़े, इसके लिए हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का। यानी अगर आपके पास सेंटर ऑफ मास आ जाता है तो इन सारी फोर्सेज की कैलकुलेशन इस सेंटर ऑफ मास के लोग परफॉर्म कर देना।
आपके पास वही रिजल्ट निकल के आएगा जो आप इस इंडिविजुअल n पार्टिकल्स पे लगाते हैं। अब अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बात करूं तो भाई सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन विच इंटायर मास ऑफ ए बॉडी कैन बी एज्यूम कंसंट्रेटेड, यानी भाई इस पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पे क्या किया जाए, कंसंट्रेटेड किया जाए, एंड विल गिव्स द सेम इफेक्ट एज गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और भाई मोशन में वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा भाई उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स करने वाले थे। तो भाई सेंटर ऑफ मास को निकालते कैसे हैं वो देखो। सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए बेटा हम यूज करेंगे मोमेंटम के, किसके हेल्प से, मोमेंटम के हेल्प से। तो भाई हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी ना एज्यूम करके एक सिंपल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है आपकी रोड हो वो या कोई दो मास ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। यानी एक ये बॉडी है, कैसी भी शेप हो सकती है भाई इसके अंदर है सिर्फ दो पार्टिकल्स। बाद में बेटा हम n तक इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम कितने ले रहे हैं, सिर्फ दो ले रहे हैं। तो इन दो पार्टिकल्स की बेटा डिस्टेंस है r1 एंड r2। अब इन पे फोर्स भी लग रही है, इंटरनल फोर्स भी लग रही है और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। एक्सटर्नल को तो लिख लेते हैं स्मॉल f1 से और इंटरनल को लिख लेते हैं कैपिटल F से। सिमिलरली भाई इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल f से लगेगी वो लिख लेते हैं F2। ये आपका पार्टिकल A है, ये आपका पार्टिकल B है। तो चलो भाई इन्हीं के लिए हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और मोमेंटम निकालते हैं। तो पहले भाई बात कर लेते हैं फर्स्ट के लिए और सेकंड के मोमेंटम की। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम dp/dt, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम निकाल रहा हूँ भाई मैं डायरेक्ट। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल। यहाँ पे फोर्स है दो, एक तो एक्सटर्नल, फर्स्ट पार्टिकल पे कौन सी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स F1, प्लस भाई सेकंड वाला भी तो फर्स्ट पे लगाएगा इंटरनल फोर्स F12, 1 पे लग रही है, लगा कौन रहा है बेटा, सेकंड वाला इंटरनल फोर्स, यानी ये जो सेकंड पार्टिकल है किस पे लगा रहा है, फर्स्ट पे। सिमिलरली यू कैन राइट इट फॉर सेकंड पार्टिकल dp2/dt, दिस विल गिव्स अस F2 प्लस F21, सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लगेगी। अब भाई हमें पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम हमें पता है भाई mv होता है। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, mv1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू F1 प्लस F12। सिमिलरली है dmv2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू F2 प्लस F21, यही हो जाएंगे। अब भाई हमें पता है टोटल मोमेंटम आपके सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व रहता है, या उससे भी इजी आप स्टेप यूज कर सकते हो। जो आपकी ये वाली इक्वेशन है और इस वाली इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दो। आपको बेटा इन इक्वेशंस के नाम देने हैं और लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d/dt ऑफ mv1 प्लस d/dt ऑफ ये वाला पोर्शन भाई mv2 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी F1 प्लस कैपिटल F12 प्लस ये वाली भाई F2 प्लस F21, यही आएगा निकल के। अब भाई अगर आप चाहो तो वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वेलोसिटी को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई d/dt को तो पहले हम कांस्टेंट ले लेते हैं, अंदर बच गया हमारे पास, सॉरी d/dt बेटा दोनों ही साइड डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को हमने ले लिया बाहर की साइड, ये वाला और ये वाला डेरिवेटिव हमने बाहर की साइड ले लिया। अंदर क्या बचा, mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू F1। अब देखो भाई प्लस F2, एक्सटर्नल तो मैंने एक साथ लिख ली, अब इंटरनल को देखना कैसे लिख रहा हूँ, ये तो लिख दी मैंने एज इट इज F12। F21 इंटरनल है और भाई हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो F21 का अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, F12 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया भाई, अब F12 से ये बड़ा F12 क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। d/dt तो एज इट इज ये वाला d/dt इंटू m। अब वेलोसिटी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे भाई, इसको लिख सकते हो dr1/dt प्लस m, v2 को भी क्या कर सकते हो dr2 डिवाइडेड बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है, इज इक्वल टू F1 प्लस F2
अब भैया जो आपका F1 और F2 है ये कैसी है बेटा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, दो ही फोर्स लगाई थी हमने एक्सटर्नल, एक F1 और एक F2, यानी आप इसको F एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। अब अगर आप फिर से देखोगे तो भाई यहाँ पे भी dr/dt, यहाँ पे भी dr/dt है, दोनों dr/dt को बाहर ले लो, एक पहले d/dt था, एक अंदर से आ गया, तो ये क्या हो गया भाई d²/dt। इसको बोल देते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोल देते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अंदर क्या आया भाई mr1 प्लस mr2 इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई देखो f एक्सटर्नल है, ये फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास बनाना हमें, तो देखो कैसे करें, m1 प्लस m2 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, m1 प्लस m2 से तो इस क्वांटिटी को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, और इसी से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया d²/dt का स्क्वायर। ये पहले से था भाई mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अब m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू f एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया है m इंटू ए। अब ये a कैसे हो गया भाई, इसके लिए देखो फोर्स होती है क्या m इंटू ए। अगर मैं a को ब्रेक डाउन करूँ तो क्या हो जाएगा m dv/dt, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा m, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो भाई d/dt तो पहले से ही था, v की जगह क्या लिख सकते हो आप dr/dt लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ से क्या आया भाई m d/dt, यहाँ भी d/dt यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा d²/dt का स्क्वायर इंटू r, यही आएगा। तो भाई यहाँ पे इस क्वांटिटी के साथ मैच करके देखो, देखो फोर्स की जगह तो फोर्स है, m की जगह ये रहा भाई हमारा m1 प्लस m2, d²/dt स्क्वायर d/dt स्क्वायर है भाई ऑलरेडी। जो ये क्वांटिटी ये वाली जो बची ये किसके इक्वल है, r के इक्वल है, और इसी को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। इसको कैपिटल R से लिखेंगे, और ये क्या है भाई mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये भैया आपके पास किसकी इक्वेशन आ चुकी है बेटा, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन आ चुकी है। आप देख सकते हो जो आपके एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो किससे इंटरलेट हो चुकी है, अब आपके सेंटर ऑफ मास से इंटरलेट हो चुकी है। इंडिविजुअल पार्टिकल से ना होके वो किससे हो चुकी है भाई सेंटर ऑफ मास से। यानी अगर आप इस r की वैल्यू निकाल लो तो आप डायरेक्ट इस वाली कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, इस वाली कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आप f एक्सटर्नल निकाल सकते हो। f एक्सटर्नल जो आपके पास क्या आएगा भाई, सब का तो सम कर दो जितने भी आपके मास ऑब्जेक्ट है, और डेरिवेटिव कर दो 2 बार किसका, सेंटर ऑफ मास का। आपके पास वही इफेक्ट निकल के आएगा जो आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं। यानी फर्स्ट पार्टिकल पे पहले फोर्स निकालते हैं भाई, एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, इंटरनल फोर्स निकालते हैं, फिर सेकंड पे इंटरनल निकालते हैं, एक्सटर्नल निकालते, उसके बाद उनका कंबाइन इफेक्ट देखते हैं। तो इन सभी स्टेप को बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास निकालो और क्या करो, सारे मासेज को ऐड कर दो और सेंटर ऑफ मास का 2 बार डेरिवेटिव कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा भाई, वही इफेक्ट निकल के आएगा जो इंडिविजुअल की वजह से आने वाला था। तो भाई सेंटर ऑफ मास की इस इक्वेशन को बेटा अभी लर्न कर लो, हम आगे यूज करने वाले हैं, इसको n पार्टिकल्स के लिए लिखने वाले हैं। अब भाई इस सेंटर ऑफ मास को हम लिख रहे हैं n पार्टिकल्स के लिए। टॉपिक का क्या नाम है भाई, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। अब n है, लास्ट टाइम कितने थे, सिर्फ 2 थे, और सिर्फ 2 के लिए आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी बेटा, हमारे पास इक्वेशन आई थी सेंटर ऑफ मास r जो था 2 के लिए m1 प्लस m2, यही आई थी। सॉरी बेटा एक सेकंड, सेंटर ऑफ मास r इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था भाई m1 r1 प्लस m2 r2, ये तो था भाई अप साइड, और डिवाइडेड बाय क्या था आपका m1 प्लस m2। तो भाई ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी थी सिर्फ कितने पार्टिकल्स के लिए, 2 के लिए। अगर इसी को मैं n के लिए लिखना चाहूँ, कितने पार्टिकल्स के लिए, n के लिए, तो आप ध्यान से देखो भाई, इसको मैं स्मेशनी फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। पहले तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहा भाई मास का और रेडियस का, या सॉरी r रेडियस नहीं बेटा, यहाँ पे r डिस्टेंस है। मास का और डिस्टेंस का क्या होता जा रहा है भाई मल्टीप्लीकेशन, और वो ऐड होते जा रहे हैं।
तो इसको समेशनी फॉर्म में कैसे लिखोगे? समेशनी फॉर्म को हम इस लिखते हैं MI/RI, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके यहाँ पे भाई 2 तक। अगर n के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी समेशन ऑफ MI, यहाँ पे भी I की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो भैया हमने सेंटर ऑफ मास को लिख दिया है, वो भी कैसी फॉर्म में, n पार्टिकल्स की फॉर्म में। अगर किसी स्टूडेंट को बेटा समेशन नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या क्या होता है बेटा समेशन के अंदर, पहले I की जगह फर्स्ट वैल्यू पुट होगी यानी 1, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर सेकंड वैल्यू I की पुट होगी, कहाँ तक होगी, वो अपर लिमिट तक, ये जो यहाँ पे क्या है भाई n है। तो भाई ऐसे n तक ये क्या होते चले जाएंगे, एड अप होते चले जाएंगे। अब भैया n पार्टिकल्स के लिए आ चुका है हमारा क्या, सेंटर ऑफ मास। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि हम सेंटर ऑफ मास को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग देखना चाहें, या भैया हम हो सकता है जो हमारी कैलकुलेशन है फोर्स की सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना चाहें, मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए हमें भाई जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग पता होना चाहिए। तो चलो इसी सेंटर ऑफ मास को n पार्टिकल्स के लिए हम इंडिविजुअली अलोंग निकालते हैं। तो भैया अगर मैं r को उसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, यानी x के अलोंग तो ये हो गया भाई। अब y के अलोंग j कैप y, j कैप क्या भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, प्लस k कैप z वेक्टर, यही होंगे, इज इक्वल टू, अगर आप यहां से mi को देखोगे भाई M1 प्लस M2 प्लस M3 up to so on, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि भाई हमें टोटल मास उस बॉडी का पता है, यानी अगर ये पेन है n पार्टिकल्स का बन रहा है भाई, तो हो सकता है MI/RI हर एक के लिए इतना जल्दी ना निकाल पाए, लेकिन टोटल मास तो निकालना ईजी है। क्या करो, इसको वे कर लो, वे करते ही आपके पास ही क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। तो इस टोटल मास को तो भाई मैं इस समेशन से बाहर निकाल के लिख देता हूँ 1/m। अब इस क्वांटिटी को देखो, इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू n तक MI/RI, तो MI तो भाई MI ही रहेगा, लेकिन RI को अब हम किसकी फॉर्म में लिखने वाले बेटा, एक्सिस फॉर्म में। ध्यान रखना, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सेंटर ऑफ मास को किसी एक्सिस अलोंग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, एक पोजीशन होती है जहां पे आप सारा मास क्या कर सकते हो, कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हो। तो r को तो हमने कैलकुलेट कर दिया है, इस स्मॉल r को भी कैसे लिख सकते हो, इन्हीं की फॉर्म में, यानी IXI प्लस j कैप YI प्लस k कैप ZI, यही हो जाएगा। ये हमने भाई इसको x, y एंड z यानी इसकी जो पोजीशन थी उनकी फॉर्म में हमने लिख दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास बेटा x क्या आया है, x हमारे पास आ गया 1/m इंटू समेशन ऑफ MI/XI। बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे I है, तो I वाले कंपोनेंट लेने इस साइड से भी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगी भाई I कैप और I कैप है, तो इनको इक्वेट करना है, j कैप को j कैप के साथ, k कैप को k कैप वालों के साथ। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, I की 1 से लेके n तक, 0 से n मत लिख देना भाई, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे 1 से तो एटलीस्ट हमारा पार्टिकल ही हमारा जो हम एज्यूम करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो पार्ट है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप भाई y के लिए लिखना चाहो तो y के लिए भी, और z के लिए लिखना चाहो तो z के लिए भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू 1 to n MI/YI, ठीक है। और ऐसे ही बेटा आप z के लिए भी इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब इससे मैं हेल्प क्या मिली भाई, देखो अगर एक सर्कल है, अगर आप इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास निकालो, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पोजीशन ही है, तो वो आएगी भाई इसके एग्जैक्ट सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे बेटा कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाती है। अगर मैं इस पेन के सेंटर ऑफ मास की बात करूँ ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे होगा, और इस पे ये आपका पेन क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे हम टोटल इफेक्ट सारे मासेज का ले सकते हैं। तो आगे हम बात भी करेंगे डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, लेकिन अभी के लिए बेटा हमारे पास इंडिविजुअल पोजीशन निकाल सकते हैं कि भाई एक्स के अलोंग अगर सर्कल है तो भाई इसके एक्स के अलोंग कितनी डिस्टेंस पे और वाई के अलोंग कितनी डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ये ठीक है, एक्स एंड वाई। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमने क्या किया है, जो ये हमारी बॉडी थी भाई, इसमें MI और XI को कैसे बनाएंगे, यानी एक बॉडी ली हमने, n पार्टिकल्स थे इसके अंदर, तो भाई इन MI को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो इनको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है,
इस बॉडी को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है भाई, बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, मैं अगर x के लॉन्ग बात करूँ तो बेटा मैं सिर्फ x के लॉन्ग लिखूंगा, y एंड z के लॉन्ग सेम होती चली जाएंगी। तो x के लॉन्ग लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/M तो एज इट इज रहेगा भाई, कितने पार्ट कर लो टोटल मास तो क्या रहेगा बॉडी का सेम ही रहेगा। लेकिन जो आपका ये स्मॉलर m है इसको हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1 to n था ना ये, इसकी जगह अब हम लिखा देते हैं डेल mi का साइन, डेल का साइन। ये डेल का साइन क्यों यूज हुआ है भाई, क्योंकि ये डिपेंड करेगा भाई हमने कितने इसके पार्ट्स डिवाइड किए, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये क्या हमारा स्मॉल पार्ट है भाई। अब हम करते हैं इस n को इंक्रीज करते चले जाते हैं भाई, n जैसे पहले 5 था, अब हमने n को 5 लाख ऐसे बेटा हम क्या करते जा रहे हैं, इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं भाई अप टू 100 ऑन। तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब आपका जो ये पार्टिकल, जो ये पार्ट आपने लिया है, जो ये आपने पार्ट लिया है ये सबसे स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और जब बेटा सबसे स्मॉल हो जाए यानी कोई इंटरवल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिस्टेंस सबसे स्मॉल हो जाए तो वहां पे हम यूज कर देते हैं किसका, डेरिवेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी एम, डेल एम को किससे कन्वर्ट कर दिया है, डीएम से। बेटा जब तक डेल था तब तक आप स्मैशन लगा रहे थे, अब जैसे ही डी आएगा आप इस स्मैशन को, जो यहाँ पे स्मैशन था उसको किससे कन्वर्ट कर दोगे भाई, इंटीग्रेशन से चेंज कर दोगे। तो ये आपके पास भाई x आ गया है पॉसिबल स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो भाई इस तरीके से आप x तो हमारे पास आ गया, y भी बेटा ऐसे ही लिख सकते हो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एम। अब ये इंटीग्रेशन की बेटा हम लिमिट पुट करेंगे, इससे नेक्स्ट में ही यही कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने भाई इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया है। पहली बात तो ये हमने क्या किया बेटा, इसको नॉर्मल लिखी इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की, फिर हमने अज्यूम कर लिया कि भाई हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो इस स्मॉल मास को भी हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, डेल से। अब हमने अज्यूम किया कि इस n की जो यानी हमने इसको डिवाइड किया बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये डेल m क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल। और जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, डेरिवेटिव में। और जब आप इन सारे स्मॉल पार्ट्स को देखो, डीएम स्मॉल है ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट, चीज़ों को जोड़ना। तो डीएम को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि हमने जितने भी स्मॉलर मास थे उन सबको क्या कर दिया है, ऐड अप कर दिया है। तो भाई ये एक्स वाई और जेड आ गया, यानी अगर हम लिखना चाहें आर को, सेंटर ऑफ मास को, तो ये क्या आ जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर कैप डॉट डी एम, यही आएगा। सॉरी आर वेक्टर बेटा, ये आर वेक्टर डॉट डी एम, आर वेक्टर यानी हमने अब एक्स वाई और जेड को दोबारा से क्या लिख दिया बेटा, एक साथ लिख दिया है। तो ये आपका भाई सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स बेटा आ चुका है। अब चलो इसी के हेल्प से हम एक रोड के लिए, थिन रोड के लिए निकाल के देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रोड, रोड है और वो भी कैसी है भाई, थिन है बेटा, इससे ध्यान रखना है। तो चलो ड्रा कर लेते हैं, ये भाई हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक ये थिन रोड है भाई, ठीक है। इस थिन रोड पे यहाँ पे तो ओरिजिन हो गया भाई, ओ लिख देता हूँ, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है L,0, यानी एक्स एक्सिस जो है L लेंथ है भाई इसकी टोटल लेंथ क्या है, L है। इसका जो टोटल मास है वो है m, ओके। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम भाई इस पूरी रोड पे इसके इंडिविजुअल एटम पे कैलकुलेशन करें, नहीं हो सकता ना। तो हम इसके एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं। तो ये भाई हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल है और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है। ये ऐसे एलिमेंट्स की बनी हुई है भाई ये रोड, यानी आपने dx छोटे छोटे l लेंथ तक लगा रखे हैं। तो चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है भाई जो आपका सेंटर ऑफ मास जो आता है, यानी जो आपका r आता है वो क्या हो जाता है भाई 1/m और r वेक्टर डॉट dm, यही होता है। तो भाई पहले तो हमें इस dm को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस r को। तो पहली बात तो हम इसके लिए dm को कैलकुलेट करते हैं। इस dx एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा भाई, dm होगा। तो क्या हो जाएगा dm इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो क्या करो, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो। टोटल मास क्या था m, टोटल लेंथ क्या थी l, टोटल मास m था, टोटल लेंथ l थी, डिवाइड कर दिया, यूनिट पे आ गया है। पॉसिबल यूनिट पे क्या आ गया, हमारे पास मास आ गया है। लेकिन हमें तो यूनिट पे नहीं निकालना, हमें तो कितने पे निकालना है, dx पे। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो भाई, dx से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई, मास को डिवाइड कर दिया लेंथ से, तो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ आ गया, यानी
एक यूनिट लेंथ पे जो मास हमारा है उसकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें यूनिट पे नहीं निकाला, हमें तो कितने पे निकाला है, dx पे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया है, dx से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सेंटर ऑफ मास यानी r निकालते हैं, तो r यहाँ पे बेटा सिर्फ x एक्सिस जो लूंगा आप इजीली देख सकते हो, क्योंकि वही एक्सिस और z एक्सिस जो तो कंपोनेंट है ही नहीं। तो फिर भी एक बार हम निकाल के दिखा देते हैं। अगर x के लॉन्ग हम निकालना चाहें तो x के लॉन्ग क्या जाए 1/m, तो ये था ही वही एज इट इज बाहर की साइड, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dm, r की जगह मैंने क्या लिखा है x, यहाँ पे भी r की जगह मैंने क्या लिखा है x, इसको चाहो तो बेटा आप कैपिटल x लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे उससे, ये लो कैपिटल x, ठीक है। और अब देखो भाई इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से l, जो आपकी इंटीग्रेट यानी हमको जो इस dm को जोड़ना है भाई, जो हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल लिया है, इसको अगर हमें जोड़ना है तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट यानी इनको जोड़ना है। तो चलो भाई dm की जगह dm की वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया 1/m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l, x तो एज इट इज आ जाएगा, और dm की जगह भाई dm की वैल्यू पुट कर दो, जो क्या है m/l डॉट dx, यही है। अब आप देख सकते हो जो चीजें कांस्टेंट होती है बेटा वो इंटीग्रेशन से बाहर की साइड आ जाती हैं, तो 1/m तो पहले से ही था बाहर, m/l भी आपका क्या है भाई कांस्टेंट है, तो m/l भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा भाई 0 से l x डॉट dx, m से m आपका क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास कैपिटल L की जो वैल्यू आती, कैपिटल X की जो वैल्यू आई वो क्या है भाई 1/l इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l x डॉट dx। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, इंटीग्रेट करना है चीजों को, डिफरेंशिएशन भी देख चुके हो आप और बेटा इंटीग्रेशन भी देख चुके हो, एक बार फिर से देखो x डॉट dx का कैसे करेंगे। तो 1/l तो कांस्टेंट था ये, तो एज इट इज x का इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई, पहले तो पावर में एक ऐड कर दो, x की पावर क्या है यहाँ पे 1 में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई उसी पावर से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से l। अब लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भाई अपर लिमिट एक बार तो x की जगह क्या आ जाएगा l यानी l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट यानी 1/l तो ये पहले से ही था, और x की जगह क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो आपके पास l की वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है l से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि l/2, और ये 0 था, तो यानी भाई x एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ के हाफ पे आपका क्या मिलेगा सेंटर ऑफ मास मिलेगा x एक्सिस का, y और z के लिए ये क्या है 0 है, क्यों है आप पुट करके देख सकते हो 0 मिलेगा आपको, कैसे भाई क्योंकि इनके अलोंग तो इनका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, जैसे यहाँ पे x की लिमिट कहाँ से कहाँ थी 0 से l थी ना, ऐसे बेटा यहाँ पे y की जब लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगी 0 से 0, क्योंकि इसकी थिन रोड है ये, y के अलोंग तो है ही नहीं। तो इस रोड के हाफ लेंथ पे हाफ पॉइंट निकालो, अगर हाफ ये है तो बेटा इस पे आप इस रोड को बैलेंस भी कर पाओगे, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी आप जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हो उनको कहाँ पे परफॉर्म कर दो, इसके सेंटर पे परफॉर्म कर देना, इफेक्ट क्या मिलेगा आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। तो ये था भाई सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रोड। ऐसे ही बेटा डिफरेंट बॉडीज का होता है, आपकी बुक के अंदर टेबल दी गई है डायरेक्ट, अब एक हमने निकाल लिया है, आपके सिलेबस में एक ही है बेटा ये, लेकिन आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हो, जैसे कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं भाई सर्कल है, अगर इसका ओरिजिन है ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा सर्कल है, और इस सर्कल का ओरिजिन बेटा यहाँ पे है, ओ पॉइंट ये है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लिखो तो क्या हो जाएगी, r डिस्टेंस तो y के अलोंग और r डिस्टेंस x के अलोंग, यानी इसका सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है r है। ऐसे ही अगर यही आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सर्कल के सेंटर पे होता तो अब भाई जो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास क्या है आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0। तो बेटा आप ऐसे डिफरेंट लिख सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर ये सर्कल ऐसा हो तो भाई तब भी आप देख सकते हो ये r डिस्टेंस से x एक्सिस के अलोंग होगा और y के अलोंग क्या होगा 0 होगा, तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई भी सेंटर ऑफ मास की। बेटा अपनी बुक से मैक्सिमम जितनी भी सेफ दी गई हैं उनके सेंटर ऑफ मास पढ़ने हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बेटा मेरे को जरूर से जरूर इन्फॉर्म करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर चुके हैं, अब चलो
देखते हैं कि हमें सेंटर ऑफ मास कैसे हेल्प करता है ऑब्जेक्ट का मोशन कैलकुलेट करने के लिए। तो भाई पहली तो बात कर लेते हैं हम, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, आर से लिखते हो, और ये क्या था भाई 1/m समेशन ऑफ एम आई आर आई। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाई, 1 से लेके n तक। अगर बेटा मैं कहीं ये लिमिट लिखनी भूल जाऊँ तो बेटा खुद से इंसर्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये जरूर से जरूर याद रखना है, हर जगह मेंशन करना कि भाई अगर कोई वेरिएबल आया है जैसे आई जे के एटसेट्राज, जिनकी वैल्यू समेशन के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर बेटा चेंज हो रही है तो उनकी वैल्यू जरूर मेंशन करोगे। अब भाई इस आर को क्या करो, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो, या इस एम को उस साइड ले जाओ। तो इस एम को उस साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई, यही होगा भाई। अब एम आर आई आ चुका आपके पास, इसका डेरिवेटिव कर दो। देखो ये आर है, अगर इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। फिर से इसका डेरिवेटिव कर दो यानी वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, एक्सीलरेशन। क्या होता है देखो, आर डिस्टेंस है, इसका डेरिवेटिव कर देना डी आर बाई डी टी। चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। अगर आप वेलोसिटी का भी कर देते हो यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी हो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सीलरेशन के। अगर आपके पास एक्सीलरेशन आ जाता है और इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, फोर्स आ जाती है। यानी कहने का पर्पज भाई सारी इक्वेशन आ जाती हैं आपके पास, या सारे नेसेसरी पैरामीटर्स आ जाते हैं जो आपको उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास आर है, तो आर को तो पहले तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, वेलोसिटी में। क्या करो, डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड। तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने से पहले बेटा इसको ओपन करके लिख लो, क्योंकि इस मशीन के अंदर डेरिवेटिव लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई n पार्टिकल्स हैं, तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn। अब अप्लाई करो डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जब अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा भाई, कैपिटल M डी कैपिटल R बाई डी टी इज इक्वल टू m1 डी r1 बाई डी टी प्लस m2 डी r2 बाई डी टी प्लस अप टू कहाँ तक भाई, mn तक डी rn बाई डी टी। यहाँ पे भी वेक्टर का साइन, यहाँ पे भी वेक्टर का साइन। वेक्टर के साइन बेटा हर जगह लगा लेना r के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है भाई, डी आर बाई डी टी। ये क्या होता है, वेलोसिटी। यानी यहाँ से आपके पास कैपिटल M और कैपिटल V इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस अप टू mn vn। तो भाई आपने n पार्टिकल तक आप मोमेंटम निकाल चुके हो। mv क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम भी आ चुका है, आपकी वेलोसिटी भी आ चुकी है। अगर खाली वेलोसिटी निकालना चाहो सेंटर ऑफ मास की तो v को इसी साइड रखो और इस m को उस साइड भेज दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा अभी तक हम क्या क्या निकाल चुके हैं, r निकाल चुके हैं भाई, सेंटर ऑफ मास के हेल्प से भाई वेलोसिटी निकाल चुके हैं, और सेंटर ऑफ मास के हेल्प से हम मोमेंटम भी निकाल चुके हैं जो आपका क्या है, mv है। अब इसके बाद इसको फिर से डेरिवेटिव कर दो। फिर से डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, एक्सीलरेशन। तो बेटा ये हो जाएगा m dv बाई डी टी इज इक्वल टू m1 dv1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी प्लस अप टू mn dvn बाई डी टी। dv बाई डी टी चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा भाई ma इज इक्वल टू भाई यहाँ पे कैपिटल A मत लिख लेना, ठीक है ना। कोशिश करो बेटा इसको स्मॉल a से लिखो, क्योंकि एक्सीलरेशन स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हम भाई क्या लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, तो बेटा हमें इन दो को सेपरेट करना है, यानी भाई इंडिविजुअल पार्टिकल को और सेंटर ऑफ मास को। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे किसे लिख दिया है, कैपिटल A से। ध्यान रखना आपको कैपिटल A नॉर्मली यूज नहीं करना है एक्सीलरेशन के लिए। यहाँ पे भाई हमें जरूरत थी और आपको थ्योरी में मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही कैपिटल A लिखते हो एक्सीलरेशन की जगह, तो नीचे मेंशन करोगे कि हेयर A डिनोट्स द एक्सीलरेशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा भाई, m1a1 प्लस m2a2 प्लस अप टू mnan। तो भाई हमने क्या निकाल दिया है, एक्सीलरेशन निकाल दिया है। एक्सीलरेशन यहाँ से a को इस साइड रखो, इस m से इसको पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। साथ साथ में बेटा आपके पास क्या आ चुकी है, ये फोर्स भी आ चुकी है। ma यानी सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली फोर्स आपकी किसके इक्वल आ चुकी है, फर्स्ट पे फोर्स लगने वाली है, जो सेकंड पे जो लगने वाली है, थर्ड पे जो लगने वाली है, अप टू
एफ एन तक, यानी कि भाई अगर आप सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हो फोर्स का कंसेप्ट, तो भाई वो इंडिविजुअल हर एक पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। यानी अब आपको F1 F2 F3 Fn तक निकालने के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या निकाल दो, F निकाल दो। तो भैया हमने सारे पैरामीटर्स निकाल दिए हैं, वेलोसिटी हुआ, डिस्टेंस हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ, मोमेंटम हुआ और भाई आपका फोर्स हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो भाई ये था कि भाई कैसे मोशन एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो भी सेंटर ऑफ मास के हेल्प से। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो और बेटा इनको अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो भी, ठीक है। और बेटा अगर कोशिश करो, अगर आपके पास बुक हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली होंगी, अगर बेटा किसी स्टूडेंट ने अब तक परचेज नहीं की हैं तो बेटा आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, परचेज करो भाई बुक्स को। और बेटा साथ के साथ जो टॉपिक हो जाए, जैसे सेंटर ऑफ मास हो चुका है, उसका मोशन एक्सप्लेन हो चुका है, तो बेटा इससे रिलेटेड जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं उनको सोल्व करो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो। थैंक यू बेटा।